हेलो बैंकर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट एचआरएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एचआरएम के मॉड्यूल ई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, crisis in an organization refers to sudden unexpected event that disrupt normal operations and causes major unrest among individuals of the organization. Which of these is a feature of crisis? तो पहले crisis का मतलब समझ लो। crisis क्या होता है? crisis एक sudden और unexpected event होता है जिसके अगर होने की वजह से जो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो रुक जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि कंपनी अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती है। साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बीच में भी मेजर अनरेस्ट जो है वो आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी, उनका सिस्टम क्रैश हो गया जिसकी वजह से वो अपने काम को नहीं कर पा रही है, तो ये आपका क्राइसिस कहलाएगा। एक कंपनी है जहां पर आग लग गई जिसकी वजह से कंपनी अपना काम नहीं कर पा रही है, अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रही है, तो ये भी आपका क्राइसिस जो है वो कहलाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है क्राइसिस का। पहले देखो, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मलसी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्राइसिस का, क्योंकि देखो जैसे ही क्राइसिस अगर होता है इसकी वजह से कंपनी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय अपना काम जो है वो नहीं कर पाते हैं, काम रुक जाते हैं। ठीक है, साथ के साथ अनप्रिडिक्टेबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब ये जो क्राइसिस होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि आप इसे कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में मान के चलिए कंपनी में आग लगना, कोई पर्सन पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है कि कंपनी में आग लगने वाली है? नहीं कर सकता। तो ये काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं जिसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान होता है, क्योंकि वो पहले से प्लानिंग नहीं कर पाती है। उसके बाद अर्जेंसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। जब भी क्राइसिस अगर होता है तो वहां पर अर्जेंसी अगर हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है, जो इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज है, उनको इमीडिएट एक्शन जो है वो लेना पड़ता है। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो जाता है। उसके बाद थ्रेटनिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्राइसिस थ्रेट्स पैदा करता है। अब चाहे वो किसी इंडिविजुअल को, जैसे अगर कंपनी में आग लगी तो जो वहां पर इंप्लॉयज काम करें उनकी जान को खतरा है। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी यहाँ पे जो है वो खराब होगी। तो थ्रेट्स जो है वो पैदा करता है। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं क्राइसिस के। तो आपका जो ऑप्शन डी रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आई होप आपको जो क्राइसिस का मीनिंग है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Crisis is considered inherently abnormal, unstable, and complex, posing a threat to an organization's strategic objectives, reputation, existence. Which of these is a cause of crisis? देखो, क्राइसिस क्या होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रेपुटेशन होते हैं, एग्जिस्टेंस होते हैं, उनको खतरा होता है। ठीक है, उनको नुकसान पहुंचता है। तो इसमें से कौन सा हमारा कॉज है क्राइसिस का, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला देखो, नेचुरल डिजास्टर एंड सोशल अनरेस्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, अगर एक कंपनी है वहां पर फ्लड आ गया तो क्या वो अपना काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, कंपनी तो डूब जाएगी। ठीक है, साथ के साथ सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट का मतलब जैसे कोई वॉर हो गई, दो कंट्रीज के बीच में आपस में वॉर हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? क्राइसिस जो है वो आ गया। ठीक है, उसके बाद है साइबर अटैक्स एंड डाटा ब्रीचेस। तो आज के टाइम में जो कंपनीज है वो कंप्यूटर्स का यूज करती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सारा डाटा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करके रखती है। अगर कोई साइबर अटैक हो जाए तो उससे कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि कंपनी का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, साथ के साथ उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। आप एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर बैंक के कस्टमर का डाटा लीक हो जाए तो क्या कस्टमर उस बैंक पे भरोसा कर पाएगा? नहीं, बैंक की रेपुटेशन तबाह हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद है डाटा ब्रीचेस, तो ये भी इसी के अंदर आ गया। अगर आपके डाटा को चुरा लिया गया है तो ये भी क्राइसिस आ जाता है। उसके बाद फेलियर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज। अब क्योंकि कंपनी ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज करती है, सॉफ्टवेयर का यूज करती है, टेक्नोलॉजी का यूज करती है, अगर टेक्नोलॉजी फेल होगी, जैसे मान के चलिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और वो सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, सारा काम उस सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट था, तो क्या होगा? आपका काम रुक जाएगा। तो ये भी आपका एक क्राइसिस ही होगा। उसके बाद रीपोस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, तो ये कॉज नहीं होता, ये सोल्यूशन होता है। हम क्राइसिस को क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले तीन यहाँ पर कॉजेस होते हैं
क्राइसिस के मेन कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग, प्रिवेंटिंग, मिटिगेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्राइसिस अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन, इमेज एंड ऑपरेशन आफ्टर अ क्राइसिस। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्राइसिस के अकर होने से पहले ही उसको एंटिसिपेट करते हैं, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और अगर अकर हो गया तो उसे उसके जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, रिस्क मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस या फिर चेंज मैनेजमेंट। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्राइसिस मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, क्राइसिस आ गया है तो कंपनी क्या हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? नहीं, उसे मैनेज करना जरूरी है भाई। अब चाहे कंपनी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है कि क्राइसिस आने वाला है, पर उसके लिए तैयार तो रह सकते हैं ना। जैसे अगर एक कंपनी सॉफ्टवेयर में डील्स करती है तो उसे पता है कि सॉफ्टवेयर कभी ना कभी तो फेल हो ही जाएगा। अब कब होगा इसके बारे में नहीं पता, पर फेल होने के चांसेस तो है। तो कंपनी अपना एक बैकअप लेकर चलेगी ना, ताकि अगर ये क्राइसिस आ गया तो उसको रिस्पॉन्ड कर पाए, कंपनी को नुकसान होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है ताकि अगर क्राइसिस आ भी जाता है तो कंपनी को उससे प्रोटेक्ट किया जा सके, कंपनी की रेपुटेशन को बचाया जा सके, कंपनी की इमेज, ऑपरेशंस को बचाया जा सके। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड है वूका के साथ। किसके साथ रिलेटेड है यहाँ पर? वूका के साथ। अब ये है क्या, तो इस केस स्टडी को समझो, आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। पहले देखो, इन टूडेज बिजनेस एनवायरनमेंट कैटेगराइज्ड बाय rapid technological advancement, shifting market dynamics and global interconnectedness, organization face VUCA वर्ल्ड। देखो, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर हर दिन नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है। जैसे आप एआई की बात करिए तो हर दिन एक नई एआई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है, जिससे जो मार्केट डायनेमिक्स होता है वो टोटली यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। आजकल आप देखो, कोई भी इमेज जनरेट करनी हो, कोई भी वीडियो जनरेट करनी हो, तो आपको शूट करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए एआई के पास जाइए और अच्छी से अच्छी इमेज जनरेट करके वो आपको दे देगा। तो मार्केट डायनामिक काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस बढ़ी, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया आ चुका है। ठीक है, तो वहां पर ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस बढ़ चुकी है, हर कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड जो है वो कर लेती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन उसको वूका वर्ल्ड जो है फेस करना पड़ता है। वूका वर्ल्ड का मतलब क्या है? वूका का मतलब है वोटैलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बेडिटी। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है मेजर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो वूका बेसिकली क्या बताता है, क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं जो कि आज के जमाने में कंपनीज को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, और उसको कैसे यहाँ पर रिजॉल्व कर सकती है। ठीक है, ये जो हमारा वूका, इसके 4 कंपोनेंट है, VUCA, और ये हर एक मतलब इसमें से हर एक कंपोनेंट जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा होता है। ओके, अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला देखो, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वोटैलिटी इन वूका एनवायरनमेंट। तो वूका एनवायरनमेंट के अंदर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि वोटैलिटी, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है, उसे उसके रिगार्डिंग करेक्ट है। देखो, पहले वोटैलिटी का मतलब समझो। वोटैलिटी का मतलब है चीजों का चेंज होते रहना। जैसे अगर आप मान के चलो कोई भी मार्केट है, ठीक है, तो वहां पर रैपिडली चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। जैसे अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करो तो वहां पर जो एक्सचेंज रेट होता है वो हर दिन जो है वो चेंज होता रहता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं हम? वोटैलिटी। ठीक है, तो पहला देखो, दिस रेफर्स टू स्पीड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, वोटैलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चेंज होना, ये भी होना कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चेंज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक तो स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, साथ के साथ अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं कि ये चेंज कब आएगा, कैसे आएगा। इन volatile environment, event trends can shift rapidly, making challenging to organization anticipate and respond effectively। तो ये भी करेक्ट है। देखो, वो वोलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, वो रैपिडली यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत आती है कि वो एंटिसिपेट ही नहीं कर पाती है कि क्या चेंज होने वाला है, तो रिस्पॉन्ड करना तो दूर की बात है। एंड वोलेटिलिटी कैन लीड टू सडन क्राइसिस सच एज मार्केट क्रैशेस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड नेचुरल डिजास्टर। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की। एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि ऑयल से रिलेटेड जो है वो काम करते हैं, यानी कि ऑयल को ये रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, तो इसको ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो क्या होता है कि हमारे जो कंट्रीज है उनके बीच में जो रिलेशन है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर थी और ये जो ऑयल इंपोर्ट करती थी वो
बाहर फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करती थी। अब क्या हुआ कि इंडिया का उस फॉरेन कंट्री से वॉर हो गया, अब इसके साथ रिलेशन खराब हो गया, अब इसने ऑयल जो है वो भेजना ही बंद कर दिया, एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। अब ये कंपनी तो डूब गई, ये तो अपना काम कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब ये कैसे अपने आप को इससे बचाए, तो ये यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है वोटालिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली वोटालिटी को यहाँ पर डिफाइन जो है वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ वोका, इट रिफ्लेक्ट्स द लैक ऑफ क्लैरिटी प्रेडिक्टिबिलिटी इन द बिजनेस लैंडस्केप, दिस कैन गिव राइज टू क्राइसिस व्हेन एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अगर। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं तो अनसर्टेनिटी। देखो ये वोका का सेकंड कंपोनेंट है, यू से डिनोट करते हैं इसको। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। देखो हमारी लाइफ में भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि आज के बाद मतलब कि अगले पल क्या होने वाला है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पर पता जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है, आप बिजनेस करो, अगले दिन अगले महीने क्या होने वाला है आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस को काफी चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा इवेंट जो हमने सोचा ही नहीं था वो अचानक से अगर हो जाए तो उसकी वजह से हमें काफी जो है वो लॉस हो जाता है। जैसे कंपनी को आग लगना, ठीक है। वैसे एग्जांपल थोड़ी सी अजीब है पर फिर भी देखो, अगर कंपनी को आग लगी तो इससे कंपनी का कितना बड़ा जो है वो नुकसान होगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, चैलेंजेस जो कि फेस करना पड़ता है। उसके बाद देखो, an automobile company launching an electric vehicle ecosystem faces challenges due to interconnections between factors like battery production, charging infrastructure, government policies, consumer adoption और competition. This scenario is an example of which VUCA component. देखो इसका पहले आंसर मैं आपको बता दूं, वो है कॉम्प्लेक्सिटी। जो इसका तीसरा कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या कहता है कि आजकल जितनी भी चीजें है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर जो भी काम किया जा रहा है, जो भी प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि सभी एक्टिविटीज किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देखो तो ऑटोमोबाइल कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करना चाहती है, ठीक है। तो यहां पर उसको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? पहला कि बैटरी प्रोडक्शन कैसी हो रही है। देखो अगर बैटरी में तो व्हीकल चलता है, बैटरी नहीं है तो क्या फायदा इसको लॉन्च करके, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर नहीं है। जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार बना रहे हो तो वो कब बिकेगी, अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर प्रोवाइड करो, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे फेवर में है या फिर नहीं है। साथ ही साथ कंज्यूमर उसको अडॉप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, वो चीज भी यहाँ पर हमें ध्यान में जो है वो रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टनेस की वजह से, इंटरडिपेंडेंस की वजह से ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है और कंपनी को इसे मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस लेने वो काफी मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए भी उनको ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी होते हैं अगर वो एक अच्छा डिसीजन जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज द करेक्ट आंसर। डिफिकल्टी इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफन एसोसिएटेड विद व्हिच एलिमेंट ऑफ VUCA। देखो एक बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं। जैसे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, किस मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कितने प्राइस पे लॉन्च करना है, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए होती है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना कि हमें इंफॉर्मेशन से प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। जैसे एग्जांपल लिए एक एक्सवाइजेड कंपनी, उसने एक प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कस्टमर थे ना उन्होंने अलग अलग रिव्यू दिए। पहले मान के चलिए 50% कस्टमर बोले कि आपका प्रोडक्ट तो कमाल का है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को तो मजा आ गया। तो कंपनी इस डाटा को देखो इतना खुश हो गई कि फूले नहीं समा रही, मजा आ गया है ना कंपनी को भी। उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर जब डाटा देखा तो 40% जो कस्टमर है वो कह रहे हैं कि यार क्या बकवास प्रोडक्ट बना दिया यार आपने, आपको अकल नहीं है क्या, ये क्या प्रोडक्ट है, इसमें ना कोई फीचर है ना कोई हमको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा उदास हो गई। अब 10% ऐसे थे जिनको ये प्रोडक्ट ना तो अच्छा लगा ज्यादा ना ही बुरा लगा। अब कंपनी कंफ्यूज है कि मैं क्या मानूं। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे ना कि आप क्या मानो कि मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर मुझे कुछ चेंजेस यहाँ पर करने की जरूरत है या फिर नहीं है। हालांकि आप कहोगे कि 50% कस्टमर जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है, पर हमें 50% कस्टमर पे थोड़ी फोकस करना है, हमें सभी कस्टमर को साथ में लेकर जो है वो चलना है। वही कंपनी तो सेट हो गई, आप कहोगे 40% कस्टमर को छोड़ दो, तो ये तो नुकसान हो गया कंपनी का, ठीक है। तो जब ये हमें इंफॉर्मेशन से कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और उसकी वजह से हम
इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, तो उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, एम्बिगिटी। मतलब कि अगर आपको किसी के बारे में एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं है तो वो एम्बिगिटी जो है वो कहलाती है। जैसे रोल एम्बिगिटी के बारे में आपने सुना होगा। रोल एम्बिगिटी क्या होता है, अगर किसी पर्सन को अपने रोल के बारे में ही नहीं पता कि उसके जो उसको काम दिया गया है उसमें काम करना क्या है, तो वो हम रोल एम्बिगिटी जो है वो कहलाते हैं। एचआरएम के अंदर ही है। तो ये चारों कंपोनेंट थे वूका के। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी टू काउंटर वोटालिटी इन वूका एनवायरमेंट। देखिए ये जो वूका है, अब ये चैलेंजेस तो बता रहे हैं। अब क्या कंपनी हाथ पे हाथ रखकर बैठ सकती है? उसको अगर अपना बिजनेस करना है तो इस चैलेंजेस को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पर स्ट्रेटजीज भी होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि यूज नहीं की जाती है वोटालिटी को काउंटर करने के लिए, यानी कि ये जो रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए? पहला देखो, क्रिएट अ कंपेलिंग विजन। तो ये तो स्ट्रेटजी होती है। देखो आप ना अपना एक विजन बना लो पहले से कि आप क्या फ्यूचर में करना चाहते हो। अपना जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, पर आप अपने रास्ते से भटकोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका यहाँ पर गोल क्या है। अगर कोई चेंज हो भी गया है तो आप रास्ता निकाल लोगे इस गोल तक पहुंचने के लिए। अगर गोल ही नहीं है, जैसे अगर एक मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं ट्रैवल करो, मान लो आप एक पहाड़ी इलाके पे घूमने के लिए गए। आपको पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो जाना है, यानी कि चोटी के पीक पे जाना है, ठीक है। अब उस पे जाने के कई सारे रास्ते होंगे। एक सिंपल रास्ता आपने लिया और उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर आके गिर गया, अब आप आगे नहीं जा सकते। आपको पता था कि आपको यहाँ पे जाना है, तो आपने एक नया रास्ता निकाला और वहां पर पहुंच गए, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना था। अगर मान लीजिए आपका कोई गोल ही नहीं होता, पत्थर गिर गया, तो आप यहाँ से कहीं और चले जाते या घर ही वापस चले जाते। तो आपको एक क्लियर विजन रखना पड़ेगा। चेंजेस आएंगे, आप उसको फेस करोगे, उसे सॉल्व भी करोगे। उसके बाद फोस्टर टीम कोलैबोरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जब चेंज आता है ना, तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो घबरा जाते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी, कंपनी के एम्प्लॉयज कह रहे हैं यार क्या करूं यार, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरे को कहीं कंपनी से बाहर तो निकाल देंगे। तो यहाँ पर आता है टीम कोलैबोरेशन, यानी कि टीम को साथ में लेकर चलना है, इनके उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को बताते हुए उनकी गलतियों को, वो काम जो है वो कर सके। देखो जब एक टीम होती है ना, एकता में बल, आपने सुना होगा, जब एक टीम साथ में मिलकर काम करती है ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए वो उसको फेस कर लेते हैं। पर अगर एक पर्सन है तो वो घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। उसके बाद मेंटेन रिजिड बिजनेस मॉडल, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं है भाई। देखो चेंज अगर आ रहा है तो आपको अपने बिजनेस मॉडल को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पत्थर गिर गया है तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं पत्थर को तोड़ूंगा फिर ही जाऊंगा, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, मैं धरना दूंगा, नहीं। आपको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। अगर पहले आप कार पे जा रहे थे तो आप यहाँ पर आप पैदल वाले रास्तों को आपको चूज करना पड़ेगा, अगर कार वाला रास्ता नहीं है तो बिजनेस मॉडल को चेंज करिए। ये नॉर्मल लाइफ की एग्जाम्पल दी, तो आप इसको इसमें एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज करते रहना चाहिए, उसको रिजिड नहीं रखना चाहिए। उसके बाद एम्ब्रेस चेंज है कांस्टेंट, तो ये भी स्ट्रेटजी है। देखो अगर कोई चीज है कि ये होनी ही होनी है, क्या, देखो चेंज है, आपको पता है कि समय के साथ चेंज होना ही रहना है, तो आप दो, आपके पास दो रास्ते, एक तो उसके साथ लड़ दो कि यार चेंज क्यों है, मैं होने नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए, या फिर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि यार देखो समय के साथ चीजें बदलेंगी ही, तो हमें यहाँ पर समय के साथ बदलना होगा। तो ये भी आप एक स्ट्रैटेजी कह सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेंटेन रिजल्ट बिजनेस मॉडल। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ओके, कोई डाउट हो चैट बॉक्स में बिंदास होकर पूछिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रैटेजी टू रिस्पॉन्ड टू कॉम्प्लेक्सिटी इन वोका एनवायरनमेंट। तो कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? पहला क्लियर कम्युनिकेशन, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो दो पर्सन है या फिर जो एम्प्लॉयज का ग्रुप है ना, उनके बीच में कम्युनिकेशन क्लियरली होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जैसे पहले अगर हम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कंपनी को अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज को पता लग सके कि उन्हें किस लिए जो है वो काम करना है। उसके बाद एम्प्लॉयज को भी अपनी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो वो उसके सजेशंस है, वो कंपनी को बताने पड़ेंगे, और एम्प्लॉयज के बीच में आपस में भी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टीम डेवलपमेंट, हमें ना एक टीम को डेवलप करना है, जैसे मैंने आपको एकता का बल बताया, तो हमें एक टीम डेवलप करनी है, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं। देखो अगर हम एक मैच की बात करें, एक फुटबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, तो कोई एक बंदा यहाँ पर पूरा मैच नहीं जिता सकता। हो सकता है कि किसी एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो जाए, पर नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है।
तो हमें टीम को साथ में लेकर चलना जो है वो होता है, तो टीम डेवलप करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, देखो पहले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, हर पर्सन दूसरे पर्सन की काम के ऊपर डिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो हम अब क्या करें, तो हमारे पास रास्ता बनता है कि एटलीस्ट जो प्रोसेस हम फॉलो करें उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना ले, इजी बना ले, ताकि थोड़ी सी तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। पूरी तो हम नहीं कर सकते भाई, थोड़ी सी तो कर लेंगे। तो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद एनकरेज इनोवेटिव थिंकिंग, तो ये भी करेक्ट है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी जब अराइज होती है तो कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर कोई पर्सन इनोवेटिव है। इनोवेटिव का मतलब कि उसको सोचना आता है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ओके। तो ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको यूज करके हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब ये जो केस स्टडी थी वो रिलेटेड थी वूका के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे एक और केस स्टडी जो कि रिलेटेड है बानी के साथ। क्या है बानी? बानी का मतलब किसी का नाम नहीं है, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो बानी बेसिकली एक मॉडर्न अल्टरनेटिव है वूका का, मतलब कि वूका को ही थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके बानी जो है वो बना दिया गया था। बानी भी सेम चीज कहता है कि ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि आज के टाइम में मॉडर्न एक कंपनी के पास क्या क्या मॉडर्न चैलेंजेस है और वो उनको कैसे यहाँ पर मैनेज जो है वो कर सकती है, बस थोड़े से इफेक्टिव मैनर में, ठीक है, वूका के कंपैरिजन में, ओके। पर ये सारे मॉडल है थियोरेटिकली है, ओके। अब बानी की फुल फॉर्म क्या है, इसके भी चार है। बी से ब्रिटल, ए से एंशियस, एन से नॉन लीनियर और ई से आई से इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बानी वर्ल्ड। अगर हम बानी वर्ल्ड की बात करें, बानी वर्ल्ड का मतलब है कि बानी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है वो कैसा है, ओके। पहले देखो स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है बानी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है और अनप्रिडिक्टेबल है, चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद फ्रैगिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी, ये भी करेक्ट है कि जो हमारी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो काफी फ्रैगिल होती है, मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर उनके ऊपर पड़े तो वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं और वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइटेड एंग्जाइटी स्ट्रेस, तो आज के जमाने में एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत है, ये तो देखो हमारे नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा है। आज के अगर हम 100 साल पहले जाएं तो वहां के जो लोग थे और आज के जो लोग हैं वहां पर एंग्जाइटी और स्ट्रेस का लेवल काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी ऐसा है, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद अनप्रेडिक्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स क्राइसिस सिचुएशन, तो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बानी वर्ल्ड का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज द बी इन बानी स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट डज इट इंप्लाई। तो ये जो बी है फर्स्ट कंपोनेंट, इसका क्या मतलब है और ये क्या बताता है हमें। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैलेंस्ड, और ये इंडिकेट करता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर हमें इक्विलिब्रियम की जरूरत है। दूसरा ब्रिटल, ये सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी के जो सिस्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा फ्रेगल होते हैं और जब भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। या फिर बेनिफिशियल है इसका मतलब, और इसका मतलब क्या है कि क्राइसिस की हेल्प से हम पॉजिटिव आउटकम्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। या फिर इसका मतलब है बेसिक, इसका मतलब क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो फंडामेंटल नेचर है, ठीक है, फंडामेंटल नेचर है यहाँ पर क्राइसिस चैलेंजेस का। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी का करेक्ट। बी का मतलब है ब्रिटल, और ये सजेस्ट करता है कि कंपनीज की जो सिस्टम होते हैं वो काफी ज्यादा फ्रैगिल होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो टूट के बिखर जाते हैं। अब ऐसा मतलब नहीं कि ऐसे टूट के कांच के जैसे बिखर गए, ऐसा नहीं कह रहा, मतलब कि वो उनके जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, dash component of Bani represent the heightened state of anxiety that accompanies crisis in the modern world. A rapid change and uncertainty can lead to increased stress and anxiety among the individuals and organization. ब्रिटन, एंशियस, नॉन लीनियर या फिर इनकॉम्प्रिहेंसिव। तो नाम से आपको पता लग गया होगा, एंशियस इज द करेक्ट आंसर, एंशियस इज द करेक्ट आंसर। देखो ये कंपोनेंट क्या बताता है कि आज के टाइम में कंपनीज के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में जो एंजाइटी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है, एंजाइटी जो है वो इंक्रीज होता है, और इन्हें हमें मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द एन इन बानी स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज इट इंप्लाई इन द बानी अप्रोच। तो एन का यहाँ पर क्या मतलब है बानी के अंदर और उसका क्या मतलब है, ठीक है। पहले देखो एन का मतलब है नॉन लीनियर, मीनिंग दैट क्राइसिस डू नॉट फॉलो प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। या फिर नॉन लीनियर सिस्टम ऑलवेज फॉलो प्रेडिक्टेबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। या फिर नॉन लीनियर सिस्टम एग्जिबिट बिहेवियर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय
described by simple linear equations या फिर नॉन लीनियर सिस्टम आर ऑलवेज स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल ओवर द टाइम। तो इसके जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नॉन एन का मतलब है नॉन लीनियर, और ये हमें बताता है कि जितने भी क्राइसिस होते हैं ना, वो किसी प्रेडिक्टेबल पैटर्न को या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो जो है वो नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको साइंस की, ठीक है, अगर हम साइंस की एग्जांपल ले तो साइंस में क्या होता है कि अगर आप वाटर को, ठीक है, अगर आप यहाँ पर वाटर को फ्रीजर में रखते हो, फ्रीजर में यानी कि लो टेम्परेचर में रखते हो, तो वाटर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी, यानी कि आइस बन जाएगी। ये क्या है, एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है इसके अंदर, प्रॉपर है। आप जब भी वाटर को फ्रीजर में रखोगे तो वो बर्फ बनने ही वाला है, फ्रिज के फ्रीजर में, ठीक है, वो आइस जो है वो बनने ही वाला है। पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। देखो, क्राइसिस जो है वो कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं, और वो कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर जो कंपनी है उसके जो स्टॉक प्राइसेस है वो गिर रहे हैं, ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई है और उसकी वजह से उसके स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं, ठीक है, ये क्राइसिस आ चुका है रेपुटेशन खराब होने की वजह से ना। अब इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं, ये जो क्राइसिस है वो कई सारे कॉजेस की वजह से जो है वो आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया था, उसमें कोई खराबी थी, एक कस्टमर ने ट्वीट कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर और वो वायरल हो गया, लोग उसको प्रोडक्ट मतलब उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने यहाँ पर कोई लोन लिया था और वो डिफॉल्ट कर गई, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो गई। तो कई सारे मतलब एक ही क्राइसिस के कई सारे पैटर्न जो है वो हो सकते हैं, और कोई सिंपल यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ आई इन बानी। बानी के अंदर आई का क्या मतलब है, आई का मतलब क्या है। ऑप्शन है इग्नोरेंट, सजेस्टिंग अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्राइसिस, मतलब इग्नोर कर रहे हैं हम और हमें क्राइसिस को नहीं अंडरस्टैंड करना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इनकॉम्प्रिहेंसिव, इंडिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग द क्राइसिस कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इसका मतलब है कि हम कभी भी क्राइसिस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। या फिर इमीडिएट, एम्फसाइजिंग नीड फॉर रैपिड रिस्पांस टू क्राइसिस, या फिर आइडियलिस्टिक, सजेस्टिंग ऑप्टिमिस्ट आउटलुक ऑन क्राइसिस रेजोल्यूशन। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई की फुल फॉर्म होती है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और ये हमें बताता है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, क्राइसिस को आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कभी भी जो है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितनी मर्जी यहाँ पर आप कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी आप दिमाग लगा लीजिए, क्राइसिस को आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाओगे कि क्राइसिस क्यों आया था, कैसे आया था, क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ये कड़वी सच्चाई है जो कि आपको माननी ही पड़ेगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये दो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज थी जो कि हमने क्राइसिस से रिलेटेड डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, थोड़ी सी समझने में आसानी होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश आर सेट ऑफ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स ह्यूमन कंडक्ट that govern the behavior of individual or organization. It provides framework for making moral judgments and decisions, addressing questions about what is morally acceptable and what is not. देखो, जब भी कोई इंडिविजुअल की हम बात करें या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, जब भी वो कोई डिसीजन लेती है तो वो ना कुछ वैल्यूज को फॉलो करती है, कुछ रूल्स को फॉलो करती है, कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जिसको फॉलो करके वो पता लगाती है कि कौन सा काम ठीक है, कौन सा काम गलत है। तो वो जो प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि बताते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे बिहेव करना है, क्या डिसीजन लेना है, और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से काम यहाँ पर मॉरली एक्सेप्टेबल और कौन से नहीं। उस प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एथिक्स, लॉज, पॉलिसीज या फिर प्रोसीजर। क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, एनीबॉडी फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है एथिक्स इज द करेक्ट आंसर, एथिक्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस बिजनेस एथिक्स, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस एथिक्स को डिफाइन करती है। इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन दैट गाइड एथिकल बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, एथिक्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स, वैल्यू, स्टैंडर्ड्स आते हैं, गाइडलाइंस आते हैं। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन एक
बिजनेस के अंदर फॉलो किए जाते हैं वो आपके बिजनेस एथिक्स कहलाता है। जैसे नॉर्मल देखो, एक एम्प्लॉय से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना काम 100% एफर्ट्स लगाकर जो है वो करे, कंपनी को बेनिफिट पहुंचाए। कंपनी अगर पे करी तो एम्प्लॉय को भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये जो एथिकल बिहेवियर है ये आपका बिजनेस एथिक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस एथिक्स को हम अपने जो वेरियस बिजनेस ऑपरेशन डिसीजन मेकिंग है वहां पर एप्लीकेबल करते हैं। ये भी करेक्ट है, डिफाइन करता है। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी इन द बिजनेस रिलेशनशिप प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिजनेस के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, ट्रस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस एथिक्स को डिफाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Business ethics establish a set of rules and guidelines for conducting business activities. Which of these are feature of business ethics? इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फीचर होता है बिजनेस एथिक्स का? देखो, पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो बिजनेस एथिक्स है ना, वो सारे के सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं जो एक बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड, जैसे कि एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, वाइडर कम्युनिटी, उनको प्रोटेक्ट करने का जो है वो काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी उनको फेयरली जो है वो ट्रीट करे। तो बिल्कुल ये फीचर है। साथ ही साथ बिजनेस एथिक्स जो है वो फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करते हैं, जिनसे जो बिजनेसेस होते हैं उनके बीच में कॉपरेशन इंक्रीज होता है और एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो मार्केट के अंदर प्रमोट होता है। देखो, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, एक होता है मतलब कि नेगेटिव कंपटीशन। आप लेके चलिए, हेल्दी कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि फेयर तरीके से दो कंपनीज काम कर रही है और एक दूसरे से आगे निकलना चाह रही है। और जो दूसरा कंपटीशन है उसके अंदर क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो अनएथिकल एथिकल क्यों ना, अनएथिकल क्यों ना, ठीक है। अब ये जो एथिकल प्रैक्टिस है, अगर हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो करके अपना काम करते हैं तो उसकी हेल्प से ना हमारी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी यहाँ पर कट डाउन हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जो है, ठीक है। उसके बाद देखो, बिजनेस एथिक्स हेल्प डिटेक्ट प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस मेंटेनिंग द लीगैलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो बिजनेस एथिक्स की हेल्प से हम कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं और प्रिवेंट कर पाते हैं, ताकि हमारी जो लीगैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये सारे फीचर्स हमारे बिजनेस एथिक्स के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश आर कोर बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल दैट शेप इंडिविजुअल्स कैरेक्टर एंड गाइड देयर डिसीजंस एंड एक्शंस अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो, हर इंडिविजुअल्स के कुछ यहाँ पर कोर वैल्यूज होती हैं जो कि उसको अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, ठीक है, मिली होती है, ठीक है, जिसको वो यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो वो जो कोर बिलीफ्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है वैल्यूज कहते हैं, रूल्स कहते हैं, गोल्स कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव कहते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या हो? ठीक है। और यही जो कोर बिलीफ्स है, प्रिंसिपल है, वो इंडिविजुअल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं और वो जो भी डिसीजन लेता है उसके अंदर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इन कोर बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही एक इंडिविजुअल है अपने लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन है वैल्यूज इज अ करेक्ट आंसर। वैल्यूज इज अ करेक्ट। आप सभी की कुछ ना कुछ यहाँ पर मोरल वैल्यूज होंगी और उनको फॉलो करते हुए ही आप अपना काम जो है वो करते हैं। जैसे नॉर्मल एग्जांपल देखो तो रिश्वत लेना, ठीक है, तो ये एक क्राइम है, एक इलीगल एक्टिविटी है, एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो अगर एक बंदा है जिसकी मॉरल वैल्यूज अच्छी है तो वो कभी भी इस काम को नहीं करेगा, और इस काम को रोकने के लिए उसकी जो वैल्यूज है वो उसको मोटिवेट जो है वो करेंगे, वो बताएंगे कि ये काम सही नहीं। ओके। उसका एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट विद ऑनेस्टली, डिलीजेंस, पंक्चुअलिटी एंड विलिंगनेस टू फुलफिल देयर ड्यूटीज। दिस इंक्लूड्स टेकिंग अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर मिस्टेक्स एंड एक्सेप्टिंग एंड प्रिवेंटिव एक्शन विद ह्यूमिलिटी। दिस रिप्रेजेंट व्हिच एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स? तो देखो, बिजनेस एथिक्स के कई सारे एरियाज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो कई सारे बिजनेस ऑपरेशंस और डिसीजन लेके एप्लीकेबल किए जाते हैं। तो एक एरिया ऐसा होता है जहां पर एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है। एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने काम को ऑनेस्टी के साथ, डिलीजेंस के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ जो है वो करे, ठीक है। साथ के साथ अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जो भी उसे पनिशमेंट मिले उसको हंसते हंसते जो है वो स्वीकार कर ले। तो ये कौन सा एरिया है? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी एथिक्स, या फिर और? क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चार बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी फटाफट से बता दीजिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पर्सनल मतलब कि पर्सन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयर्स की, कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनकी जो फीलिंग्स है उनको समझे, उनके जो ओपिनियंस है उनकी कदर करें। ठीक है, उसके बाद है टेक्नोलॉजी एथिक्स। टेक्नोलॉजी एथिक्स के अंदर आजकल देखो टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है बिजनेस करने के लिए, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनी की कि आपको जब टेक्नोलॉजी का आप यूज करें तो फेयर तरीके से करो, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, अगर कस्टमर का डाटा है तो उसे आपको प्राइवेट जो है वो रखना है, उसकी डाटा को नहीं चुराना है, उसके बिना परमिशन लिए हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन हैव मॉरल एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल प्रोमिसेस टू कंडक्ट बिजनेस फेयरली, ट्रीट पीपल विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट कंपनी, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे अपना काम जो है एथिकल मैनर में जो है वो परफॉर्म करना है। हर कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ऑब्लिगेशंस होती है अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति। जैसे एम्प्लॉयज की बात करें तो उनको सैलरी पे करना, अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो उन्हें डिविडेंड वगैरह पे करना, ठीक है, प्रॉफिट कमा कर देना। क्रेडिटर्स की बात करें तो उनको इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पर पे कर देना। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल है, लीगल है, जो भी प्रोमिस किए गए हैं वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उन्हें सोसाइटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंट की डेवलपमेंट के लिए उसे कंट्रीब्यूशन जो है वो देना है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो इसके अंदर बेसिकली जितने भी ऑपरेशंस एक बिजनेस परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है और ट्रस्टवर्दीनेस को भी मेंटेन करके रखना है कि लोगों के बीच में आपस में विश्वास हो, गहरा विश्वास हो, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट ना हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस, प्रिंसिपल दैट गवर्न हाउ कंपनीज डायरेक्टर, कंट्रोल एंड मैनेज। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। देखो, एक सिस्टम जिसके अंदर कुछ रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं, बताते हैं कि एक कंपनी कैसे अपना काम जो है वो करेगी, कैसे कंपनी ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी। और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिस्टम का होता है वो यही होता है कि कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस को मेंटेन किया जा सके और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। ऑप्शन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस एथिक्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डैश रेफर्स टू कंपनीज कमिटमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी टू ऑपरेट इन अ वे दैट कंसीडर पॉसिबल इम्पैक्ट नॉट only its financial interest but also the social environmental well-being of society at large। देखो, कंपनी की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है कि जब वो अपना काम करे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे फोकस ना करे। प्रॉफिट कमाए पर प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उसे ये भी ध्यान रखना है कि वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करे उसका नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे ना पड़े। यानी कि वो इस तरीके से काम करे कि वो खुद भी प्रॉफिट कमाए, साथ ही साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट पहुंचे और एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो पहुंचे। जैसे एग्जांपल पे अगर यहाँ पर दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ए है और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बी है। देखो, प्रोजेक्ट ए से कंपनी को यहाँ पर 50 करोड़ का प्रॉफिट होगा, प्रोजेक्ट बी से 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। पर डिफरेंस क्या है कि प्रोजेक्ट ए से सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। पर इससे क्या होगा, सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और एनवायरनमेंट के ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे प्रोजेक्ट ए को जो है वो सिलेक्ट करना है, ना कि प्रोजेक्ट बी को। चाहे उसमें प्रॉफिट ज्यादा है पर सोसाइटी एनवायरनमेंट का भी आपको ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, Carroll CSR pyramid is framework that explain how and why organizations should take social responsibility. The pyramid was developed by Carroll, highlight the four most important type of responsibility of the organization. Which of these are responsibility of corporate of Carroll CSR pyramid? देखो, Carroll ने बेसिकली यहाँ पर एक CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पिरामिड बनाया था जहां पर कंपनी की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो कि कंपनी को पूरा करनी थी। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि कैसे और क्यों ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो 4 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनमें से कौन सी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपके 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अब एक एक करके अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखो, एक कंपनी की सबसे प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि उसे प्रॉफिटेबल रहना है, फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहना है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मैनर में काम करना पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कॉस्ट को, ताकि वो शेयर होल्डर इन्वेस्टर को रिटर्न जो है वो दे सके। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमाए, पर ध्यान में रखना है कि सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो ना पड़े। ठीक है, कोई भी काम, देखो कंपनी तभी बाकी के अपने कमिटमेंट पूरे कर पाएंगी, जो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। बिना इसके वो बाकी के जो इनिशिएटिव है उसको नहीं कर सकती। उसके बाद देखो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी रूल्स है, लॉज है, रेगुलेशन है जो कि उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, उनको फॉलो करे प्रॉपरली। जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। ठीक है, तो कंपनीज को इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है, ये कंपल्सरी यहाँ पर होता है। अब चाहे ये लॉज और रेगुलेशंस लोकल हो, नेशनल, इंटरनेशनल हो, ये फर्क नहीं पड़ता, आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा? लीगल सैंक्शंस होंगे, फाइन्स होंगे, रेपुटेशनल डैमेज होगा। और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो अपनी लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए, मतलब कि लीगल सिस्टम की जो बाउंड्रीज है उसमें रहते हुए अपने काम को करे और फिर कंपटीशन और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट हो। उसके बाद आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना काम जो है फेयर तरीके से करे, मतलब कि अपने काम को ऐसे करे कि वो मॉरली राइट हो और फेयर मैनर में हो। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए, कोई अगर प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब है, कंपनी को पता है कि अगर ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर को यहाँ पर नुकसान होगा। ठीक है, पर कंपनी ने क्या किया, इसे ऐसे ही लॉन्च कर दिया, क्योंकि अब उसमें अगर कोई चेंजेस करते तो उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती। तो ये सही तरीका नहीं है। देखो, आपको जो डिसीजन लेने हैं, जो बिजनेस को कंडक्ट करना, वो मॉरली राइट होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट है, वो कस्टमर खरीदेगा तो कस्टमर के लिए वो हेल्पफुल जो है वो रहना चाहिए। उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो आप उसको पहले से ही यहाँ पर ठीक करके कस्टमर को यहाँ पर दीजिए, ताकि कस्टमर को कोई भी नुकसान ना हो। तो एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि कंपनी को ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी और ह्यूमन राइट्स की जो है रिस्पेक्ट जो है वो करनी जरूरी है। एथिकल बिहेवियर से क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो कस्टमर है, एम्प्लॉयज है, कम्युनिटी है, उसका जो ट्रस्ट है वो कंपनी के ऊपर जो है वो बढ़ता है, और इससे कंपनी की पॉजिटिव रेपुटेशन बढ़ती है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉप पे आ जाती है। इसके अंदर जो हमारी कंपनीज है उनको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो देने पड़ते हैं, एफर्ट लगाने पड़ते हैं सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, जो कम्युनिटीज है उनको इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि एक कंपनी बेसिकली सोसाइटी के अंदर ही ऑपरेट करती है, तो उसे खुद अपनी मर्जी से, वैसे तो कंपलसरी है, फिर भी खुद अपनी मर्जी से कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो देने हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए। जैसे कि वो डोनेशन दे सकती है, कम्युनिटी को डेवलप करने वाले प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर सकती है, बहुत सारे इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे जो सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज है उनको जो है वो सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स की हेल्प से जो कंपनी है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बजाय सोसाइटी और एनवायरमेंटल जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो काम कर सकती है। इससे उनका जो सोशल इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव रहता है, यानी कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो उसको अच्छी कंपनी मानते हैं, उनकी जो गुडविल है वो अच्छी हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली दोनों के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस डैश सेक्शन मेकिंग इंडिया फर्स्ट कंट्री टू लीगली मैंडेट क्वांटिफाई सीएसआर स्पेंडिंग ऑन एलिजिबल कंपनी। देखो, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी इंडिया जो कंट्री है वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने कंपल्सरी कर दिया था कंपनीज के लिए कि उन्हें सीएसआर के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये किस सेक्शन के अंदर जो है वो किया गया था? सेक्शन 135, सेक्शन 136, सेक्शन 137, सेक्शन 138। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सेक्शन का क्या नाम है, फटाफट से बता दीजिए। तो सेक्शन का जो नाम है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 135 इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 135 इज अ करेक्ट आंसर। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग कंपनीज को कंपल्सरी सीआर एक्टिविटीज के लिए स्पेंडिंग जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, according to section 135 of the Companies Act, eligible companies are required to spend at least 1% of their average and profits
ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 years ऑन द CSR एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन उठता है कि कंपनी को मिनिमम कितना CSR एक्टिविटीज पे खर्च करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसने पिछले 3 सालों में प्रॉफिट कितने कमाए। जैसे मान के चलिए कंपनी उसने 20,000, 30,000 और 40,000 पिछले 3 सालों में ये प्रॉफिट निकाले हैं। तो पहले हमें इसका एवरेज निकालना होगा। तो इसका एवरेज आपका निकल कर आएगा 20,000, 30,000 और 40,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 30,000। यानी कि आपका जो एवरेज आया वो 30,000, यानी कि आप एवरेजली 30,000 प्रॉफिट हर साल कमा रहे हो। तो इसका 2% आपको CSR एक्टिविटीज के लिए देना पड़ेगा। अगर हम इसका 2% निकाले 30,000 का 2%, जो कि बहुत कम है, वो है 600। तो 600 रुपए आपको यहाँ पे जो है वो CSR एक्टिविटीज के लिए खर्च करने पड़ेंगे। अब बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हुआ 3,000 करोड़, 30,000 करोड़, तो 600 करोड़ उसे मिनिमम जो है वो CSR एक्टिविटी से परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 2% इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश रेफर्स टू द कलेक्टिव सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर, कस्टम, नॉर्म्स, शेयर्ड assumptions that shape the identity and character of an organization. It represents unwritten rules, social dynamics govern how individuals, groups within the organization interact, make decisions and conduct themselves. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देखो कल्चर का मतलब आपको पता है, हमारी इंडिया का भी एक कल्चर है। हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स है उन सभी का एक इंडिविजुअल यहाँ पर कल्चर। ठीक है, तो अब ये जो कल्चर है इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिसको लोग, उस कल्चर को मानने वाले लोग जो है वो फॉलो करते हैं। और इसी कल्चर से किसी भी पर्सन की जो शेप, आइडेंटिटी है, कैरेक्टर है, वो बिल्ड होता है। इसीलिए तो कई बार आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो थिंकिंग है, वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर डिफरेंस होती है। वो उनके कल्चर की वजह से होता है। और कल्चर के अंदर ऐसा नहीं कोई रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन था, ये अनरिटन जो है वो रहते हैं, जो कि बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, डिसीजंस लेंगे और बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर आपको? किसी भी तरह का डाउट हो चैट बॉक्स में बिंदास होके पूछिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज न्यू आइडियाज, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज दैट मे यूजफुल in solving problem, communicating with others and entertaining ourselves and other factor that encourage creativity include। देखो क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया सोचना। देखो हर पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि इस काम को हम इस तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस काम को हम इस तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी को सोचना यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी जो है वो रहता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रिएटिविटी को इनकरेज करते हैं, बढ़ाते हैं? पहला देखो, ऑपरेशन ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। देखो अगर आप किसी पर्सन को पहले ही बता दो कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर काम करना है, जैसे अगर एक जॉब है, एक टास्क है, तो आपको इसको पहले से आपने बता दिया कि किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो वहां पर तो क्रिएटिविटी रही नहीं। अगर आपको उसको ये सिंपली बोल दो कि देखो ये काम है, आपको ये करना है, आप जैसे कर सकते हो वैसे कर दीजिए, आपने फ्रीडम दे दी, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। उसके बाद सेटिंग चैलेंजिंग गोल। अगर आप चैलेंजिंग गोल्स देते हो ना, तो जो सामने वाला बंदा है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, अनकंफर्टेबल कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है और कुछ नया सोचने का ट्राई करता है, क्योंकि अगर उसने कुछ नया नहीं सोचा तो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका रिकॉग्निशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस। अगर कोई हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब कि कोई क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, कोई अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आया है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है यार, उसको बताना जरूरी है लोगों को कि ये बंदा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ताकि उसका थोड़ा मोटिवेशन जो है वो हाई हो और वो और मोटिवेट होकर जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। तो एक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला देखो क्या है, ट्रस्ट। जो हमारे को वर्कर्स हैं, जो चाहे एम्प्लॉयर हैं और जो एम्प्लॉय हैं, उनके बीच में ट्रस्ट जो है वो होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए, तभी तो हम इनोवेटिव चीजों को सोच पाएंगे। अगर मान के चलिए एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय पे भरोसा ही नहीं है, तो वो कभी अपने आइडिया को डिस्कस नहीं करेगा, और जिससे क्रिएटिविटी इंक्रीज नहीं होगी। देखो क्रिएटिविटी एक ऐसा, मतलब कोई एक पर्सन आइडिया लेकर आता है, पर पूरी टीम मिलकर उसके ऊपर काम करते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो भरोसा होना तो जरूरी है। इंटीग्रिटी, जो एम्प्लॉयज, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके वर्कर्स क्या कह रहे हैं और उनका क्या मतलब है। साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है। ठीक है, मतलब कि इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एम्प्लॉयज को, अपने को वर्कर्स की,
कलीग्स की, सबॉर्डिनेट्स की, या फिर जो हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी, ह्यूमिलिटी रखनी है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी है हम्बलनेस के साथ। तो ये सारे फीचर्स होते हैं इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Dash is an emotional commitment that employees has to the organization and its goals. This means engaged employees actually care about their work and their company. They don't work for just paycheck or just for next promotion, but work on behalf of organization goals. देखो, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो वहां पर दो तरह के एम्प्लॉयज आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनको अपना काम बहुत ज्यादा पसंद होगा, वो पैशनेट होकर अपना जो है वो काम कर रहे होंगे। यानी कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करे, उनको वो काम अच्छा लगता है, काम पसंद है, उनके अंदर से पैशन है कि मुझे ये काम करना है, वो इसलिए इस काम को कर रहे हैं और वो हमेशा 100% देते हैं अपने काम के अंदर। और एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अब इसका ऐसे भी हो सकता है कि पर्सन को काम ही नहीं पसंद है, मजबूरी में उसे करना पड़ रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमें पसंद हो। हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमें पसंद हो, साथ ही साथ हमें आता हो। ऐसा ना हो कि आपको अगर पसंद है कि स्पेस में उड़ना है और वो काम आपको आता नहीं तो आप वो काम थोड़ी कर लोगे, ऐसा नहीं। पसंद के साथ साथ आपको आता भी होना चाहिए। देखो, पसंद है तो ऑब्वियस बात है कि आपको आता भी हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अगर एक एम्प्लॉय जो है अपने काम से एंगेज फील कर रहा है, जैसे एंगेजमेंट हो जाती है ना 2% की, तो यहाँ पर काम की एम्प्लॉय के साथ एंगेजमेंट हो गई, शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट हो गई है कि अब वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे को मतलब कि पूरे दिल जान से यहाँ पर चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। हालांकि जॉब तो नहीं कर रहा है पर एम्प्लॉय तो ऐसे ही कर रहा है। जॉब एम्प्लॉय एंगेजमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है? आपको क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द एम्प्लॉय एंगेजमेंट? पहले देखो क्या है, एंगेज एम्प्लॉयज आर कमिटेड टू देयर जॉब्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे गो अबव एंड बियॉन्ड देयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड विलिंग टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव कंपनी गोल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो एंगेज एम्प्लॉय होते हैं, जिनको अपना काम पसंद होते हैं, वो कमिटेड रहते हैं अपने जॉब से और ऑर्गेनाइजेशन से, और उनको जो काम दिया जाता है ना वो उससे ज्यादा काम करने की जो है वो कोशिश जो है वो करते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं। एंगेज एम्प्लॉयज टेंड टू मोर प्रोडक्टिविटी, दे आर फोकस देयर टास्क वर्क एफिशिएंटली आर लेस लाइकली टू डिस्ट्रैक्टेड। ये भी करेक्ट है कि जो एंगेज एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नॉर्मल एम्प्लॉयज की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। उसके बाद जो एंगेज एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रिएटिव होते हैं और इनोवेटिव होते हैं और वो नए आइडियाज और सोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो नन ऑफ द अबव जो है वो रहेगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट फोकस ऑन एम्प्लॉय फीलिंग्स एंड पैशन फॉर देयर वर्क। ठीक है, देखो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट है, डायमेंशन है, जो कि एम्प्लॉय की जो फीलिंग्स है अपनी जॉब को लेकर, उसका जो पैशन है वर्क को लेकर, उसको इंक्लूड करता है। इमोशनल एंगेजमेंट, बिहेवियर एंगेजमेंट, या फिर कोग्निटिव एंगेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या लग रहा है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इमोशनल एंगेजमेंट, बिहेवियर एंगेजमेंट, कॉग्निटिव एंगेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे यहाँ पर इमोशनल एंगेजमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इमोशनल एंगेजमेंट इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट से प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है। इन वीडियोस की ड्यूरेशन जो है वो काफी ज्यादा कम होती है, जिससे आप काफी कम टाइम में एचएम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बिना किसी देर के हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करें लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर दीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको अप टू 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDEN, ठीक है।
और टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और कूपन कोड में यहाँ पे लिख देता हूँ, कूपन कोड है आपका KUNDAN, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ज्वाइन यूज कर लीजिएगा। और ये कूपन कोड जब एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कॉम्बो कोर्सेज हैं, जैसे JIB CIB की जो कॉम्बो कोर्सेज है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। वहां पर आपको अप टू 5% तक का यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इस कूपन कोड का यूज करके आप हमारे कॉम्बो कोर्सेज पे जरूर यहाँ पे ज्वाइन जो है वो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।